अब जरा बात कर लेते हैं उन इवेंट्स की। ये सब चलता ही जा रहा है। Why so many fantasy sports startups are entering the Indian market? So there are many reasons, जानेंगे इस वीडियो में। और देखिए आईपीएल के स्पॉन्सरशिप को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वक्त टक्कर का मुकाबला दो कंपनियों में चल रहा है, एक है टाटा और दूसरी है ड्रीम 11। तो टाटा और ड्रीम 11 में ये जो कड़ी टक्कर चल रही है, इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि या तो टाटा या फिर ड्रीम 11 इन दोनों में से कोई एक हो सकता है आईपीएल का स्पॉन्सर। अब ये चीज़ें हालांकि नई नहीं हैं, यूएस में ये चीज़ें तो बहुत पहले से चलती आ रही थी, बट इंडिया में इस चीज़ की डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप था, और जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब इंडिया में जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और एमपीएल वगैरह है, वैसे ही यूएस में फैंडुअल, ड्राफ्टकिंग्स और याहू फैंटेसी गेम्स वगैरह है। और तो और यूएस में ड्राफ्टकिंग्स अकेला ही $615 मिलियन के रेवेन्यू पे बैठा हुआ है। A lot of new customers eager for excitement and risk has made DraftKings one of the nation's biggest sports books. The company has live online sports betting in 15 states, and its iGaming casino segment, which includes blackjack, roulette, and slots, is available in 5 states. तो आगे बढ़ने से पहले फैंटेसी स्पोर्ट्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो हर एक प्लेयर को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। उन 100 पॉइंट्स को यूज़ करके उस प्लेयर को एक टीम तैयार करनी होती है, और वो टीम लाखों और टीमों से कॉम्पीट करती है, एंड जीतने वाले को प्राइज मनी मिलता है करोड़्स और लैक्स में। और बहुत ऐप्स ने तो सेकंड इनिंग में भी टीम बनाने का ऑप्शन दे दिया है, ताकि प्लेयर्स अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। मानो एक कॉन्टेस्ट है जिसमें 1000 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक प्लेयर की फ़ी मान के चलते हैं 100 रुपये, तो 1000 इंटू 100 हो जाता है अपना 1 लाख रुपये। और मान लो इसमें जो जीतता है, जो फर्स्ट प्राइज़ लेके आएगा, उसको 50,000 मिलेंगे, जो सेकंड प्राइज़ लाएगा उसको 10,000, जो थर्ड प्राइज़ लाएगा उसे 5,000, और फोर्थ प्राइज़ से लेके 34th प्राइज़ तक 500 रुपीज़ का प्राइज़ मनी है। और अगर हम सारे एक्सपेंसेस को हटा दें इसमें से, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है वो है 20,000 इस केस में। तो 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये सेक्टर ऐसा है जिसमें बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। 2019 में सिर्फ 90 मिलियन फैंटेसी गेमर्स थे, जो कि 2022 में बढ़कर 150 मिलियन हो गए हैं। और ये सेक्टर की ग्रोथ का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हो कि 2024 तक ये बताया जा रहा है कि ये मार्केट ओवर $3.7 बिलियन का होने वाला है। और तो और क्रिकेट की फैन फॉलोइंग जानते ही हो आप इंडिया में। पिछले 10 सालों में 700% की ग्रोथ दिखी है इस मार्केट में, और 2500% की ग्रोथ दिखी है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। इस ग्रोथ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चैनल की टीआरपी बढ़ती है, व्यूअरशिप बढ़ती है, और ओवरऑल स्पोर्ट्स एंगेजमेंट भी बढ़ता है। अब जरा बात कर लेते हैं उन इवेंट्स की जिन इवेंट से इन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली थी। चाहे वो चाइनीज़ ऐप्स का बैन हो जाए, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो जाए 2015 का, चाहे वो ड्रीम 11 का सक्सेसफुल होना, या फिर ड्रीम 11 का 2020 आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर होना। और तो और जैसे पेटीएम ने मार्केटिंग में वर्ड प्ले खेला था, जो कि आपको याद ही होगा, पेटीएम करो, उसी तरीके से ड्रीम 11 ने भी मार्केटिंग में बहुत बढ़िया वर्ड प्ले खेला था, जो कि बहुत लोगों को याद भी रहा था, और उस पर मीम्स भी बने थे। याद आया कौन सा? ये मैं कर लेता हूँ, आप जाकर ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ मीम से भी। सुन, मैं नहाने जा रहा हूँ, ये तू कर लेना, है ना? ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Nope. और जब जियो के आने से इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ इंडिया में, जब कोरोना काल आया, तो इन सारे इवेंट्स ने इस ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्काईरॉकेट कर दिया था। वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में पहले भी ईपीएल और ला लीगा जैसी लीग्स जो होती थी फुटबॉल की, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, बट ऑडियंस को देखने में, व्यूअर्स को देखने में वो फीलिंग नहीं आती थी। बट जैसे ही इस सेक्टर का बोलबाला हुआ, ये पूरा चेंज हो गया कि स्पोर्ट्स को कैसे परसीव करते थे लोग, ये पूरा चेंज हो गया, एंड लोगों की तो जैसे नैया पार हो गई। और आप लोग इन गेम्स को खेलते खेलते फ्रेंड्स भी बना सकते हो, फेसबुक की ज़रूरत ही नहीं है फिर यार। एंड मोस्ट पीपल प्ले दीज गेम्स बिकॉज दे गेट अ कोच लाइक फीलिंग। वो लोग कहते हैं ना गेम देखते देखते, अरे यार कोहली को ऐसा खेलना चाहिए था, अरे यार धोनी को ऐसा खेलना चाहिए था। तो इन गेम्स वालों ने बोला ये सब छोड़ो, टीम तुम ही बनाओगे बेटा। तो इससे हुआ क्या, इससे आप भी खुश,
प्लेयर भी खुश और बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है ही। तो मेनली बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक वो जिसकी नीड एक्चुअली में होती है, दूसरा वो जिसकी नीड आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है मार्केट में, और ये पर्टिकुलर सेक्टर दोनों तरीकों में फिट बैठता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा कौन सा क्रिकेटर रह गया है जिन्होंने इन गेम्स को प्रमोट ना किया हो? नो वन। तो पोटेंशियल यूजर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए उनको अंधा पैसा दिखाया जाता था, ये बताया जाता था कि आप इसमें बहुत सारा पैसा जीत सकते हो, और एक्चुअली में जीत भी रहे थे लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस साल 1 लाख रुपए दो, मैं आपको अगले साल 1,10,000 बना के दूंगा उसके। मज़ा नहीं आया ना? अब क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे सिर्फ 19 रुपए दो, मैं 3 घंटे में आपको 10 लाख करके दूंगा। और यही सपने फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले दिखाते हैं आप लोगों को। बट वॉट अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट बिग कॉन्टेस्ट? और इसे कहते हैं द पावर ऑफ एक्सैजरेशन। और ये गिमिक यूज़ करके बहुत सारी कंपनीज, नियरली अबाउट 50% कंपनीज आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती हैं। चलो वो आपसे एक क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग स्कैम्स में क्यों फंसते हैं? बिकॉज ऑफ ईजी मनी ट्रिक, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिखाती हैं ताकि आप लोग उनके जाल में फंस जाओ। बट एक्चुअली मैं इस सेक्टर को स्कैम तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, ईजी मनी ट्रिक जो होती है वो इस सेक्टर में भी यूज़ होती है। और तो और इन ऐप्स में बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दिए जाते थे, लाइक 10% अप टू 70% ऑफ, बट वो अप टू होता था। तो इन गेम्स की आदत भी बहुत जल्दी लगती थी। अगर मान लो आप गेम कोई जीत जाते हो तो हाई डोपामिन रिलीज आपको नेक्स्ट गेम खेलने के लिए मजबूर कर देता था, और अगर आप हार जाते हो तो संक कॉस्ट फैलेसी है ही। तो मान लो आपने एक 2,000 रुपये का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और आप उसमें हार गए, तो अब बात क्योंकि आपकी ईगो पे आ चुकी है, तो आप वो हारे हुए पैसे कवर अप करने के लिए आप नेक्स्ट कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करोगे, और कब वो 2,000 रुपये का लॉस 40,000 50,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। और ऐसा हुआ भी है बहुत लोगों के साथ, और इसी फ्लॉ में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस छुपा हुआ है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइम। और बहुत क्रिप्टो यूज़र्स भी इस गेम को लेके अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि बीच में ये न्यूज़ निकल के आई थी कि पेमेंट गेटवे में क्रिप्टो भी एक ऑप्शन ऐड किया जाएगा। तो इन गेम्स पे लोगों का विश्वास तब दृढ़ हुआ जब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट ने इस गेम को लीगलाइज कर दिया, ये कहकर कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है, ना कि कोई गैम्बल। और जब गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को हरी झंडी दे ही रखी है, तो ये तो क्या ही चीज़ है भाई। तो चलो, गैम्बलिंग जिसको बहुत लोग सट्टा या जुआ भी बोलते हैं, और स्किल बेस्ड गेम जिसको अपन बैटिंग बोलते हैं, इनके बीच का फ़र्क जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल, वास्को दा गामा ने जब इंडिया को डिस्कवर किया था तो वो उनके लिए एक गैम्बल था, बट जो हम डेली वेदर फॉरकास्ट देखते हैं वो एक बैट है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं गैम्बलिंग और बैटिंग के बीच में। देखो, गैम्बलिंग इज़ जुआ, बट बैटिंग इज़ कैलकुलेटिव रिसर्च्ड स्ट्रेटेजिक आउटकम, जो कि बैकडअप रहता है डेटा और प्लेयर की थॉट प्रोसेस से। देखो, गैम्बलिंग में तो इंसान बुरा हारता है, बट इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। डैन बिल्जेरियन को ले लो आप, वेयर एज बैटिंग इज कंपैरेटिवली कम रिस्की। फॉर मी पर्सनली ऑल्सो दिस इज अ स्किल बेस्ड गेम, अनलेस कि प्लेयर ही बिक जाएं। एंड इफ़ यू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, तो आप इसमें बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। और बहुत लोगों के लिए तो ये सिर्फ गेम नहीं रहा है, अब उनके लिए प्रोफेशन भी बन चुका है ये। और इन सब को FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स कंट्रोल करती है, जो कि 2017 में फॉर्म हुई थी। यार, ड्रीम 11 का CEO तो खुद की टीम को फर्स्ट रैंकिंग देता होगा ना हमेशा। बहुत बड़ी कंपनीज़ को भी ये सब करने में सालों लग जाते हैं, बट इन कंपनीज़ ने बहुत कम टाइम में ही इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, तो उसके लिए ये तो भाई काबिल तारीफ़ है।